जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ग्रेट पावर्स हैव लॉस्ट देयर मॉरल कंपास। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उसमें शशि थरूर ये मैसेज दुनिया को दे रहे हैं। वेल, to begin with, great morals, great powers never had any moral compass, and this is how they became great powers. Welcome to Newsaholic Manjari. Please like, share, subscribe our content and press the bell icon. Bell icon दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल नया है, थोड़े टाइम एडजस्टमेंट्स कभी कभी करने पड़ते हैं। शशि थरूर का ये मैसेज कि जो महाशक्तियां हैं विश्व की, उन्होंने अपना मॉरल कंपास यानी कि जो उनकी नैतिकता है उसको खो दिया है और वो अब अपने मनचाहे तरीके से अपने प्रॉफिट के लिए दुनिया का दोहन कर रही हैं, उसका इस्तेमाल कर रही हैं, उस पर कब्जा कर रही हैं, उसे धोखा दे रही हैं वगैरह वगैरह। पर मेरा ये कहना है कि आप जैसे इनकी महानता की दास्तान देख लीजिए, जिस तरीके से ये टेलर्स के सिले हुए कपड़े पहन करके जेंटलमैन बने हैं और अपनी गोरी चमड़ी को इन्होंने सिविलाइजेशन का एक चोला पहनाया हुआ है। तो बात सिर्फ इतनी है कि इनके पास मॉरल कंपास था कहाँ, नैतिकता थी कब? जब थी नहीं तो उसको खोने का सवाल नहीं। आपको ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड ले लीजिए, आपको वेनेजुएला चाहिए, वेनेजुएला ले लीजिए। जो एक ट्रेड है ना, वो ट्रेड सिखा रही है ये ग्रेट पावर्स, जो पर्दे के पीछे से है, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना करके बहुत सारे देशों में राज्य करते हैं। जहां अगर राजा होता है इंग्लैंड की तरह से, तो वो एक परोक्ष रूप से एक पपेट पर्सन होता है और उसको भी अपने ही देश के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए डीप स्टेट की तरीके का काम करना पड़ता है। यहाँ पर आते हैं एक विशुद्ध राजा, जो किंग जो उन्हें नॉर्थ कोरिया के, जिन्होंने अपने देश में वो महाशक्ति बन गए। छोटा सा देश है, देखिए आजकल क्या है, जो ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर देश छोटा है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, और नॉर्थ कोरिया ने वो थ्रेट इन लोगों को दे दिया है कि डेड मैन स्विच जिसे कहते हैं। अब ये क्या है, यदि मैं मर गया ना और थोड़े दिन में ये थोड़ी थोड़ी देर में ये नहीं किया मैंने, अब स्विच को ऑफ नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा और यहाँ से जितनी भी बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो आपके देश में आकर के गिरेंगी और आप नेचुरली तबाह हो जाएंगे। राइट? तो ये आपको किसने बताया? ये डेड मैन स्विच जो है रशिया ने यूज किया हुआ है, ये नॉर्थ कोरिया में भी है। तो उन्होंने अपने देश को ऐसे सुरक्षित कर रखा और वो डायरेक्टली अपने देश के ऊपर राज्य करते हैं। दुनिया उन्हें तानाशाह इसलिए कहती है क्योंकि वहां पर कोई तानाशाही दुनिया की नहीं चलती। तो एक्सेप्शन इज देयर टू एवरी रूल। नॉर्थ कोरिया इस रूल के लिए एक एक्सेप्शन है, एंड थैंक्स टू रशिया फॉर दैट। अब आ जाते हैं मॉरल कंपास पे। तो ये लोग क्या करते हैं कि राजा, प्रधानमंत्री सब कुछ हटा करके अपने पपेट्स बैठालते हैं और उसके बाद अपनी तरह के काम कराते हैं। ये हमने यूरोप में देखा। यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप में बहुत सारे देशों में बार बार सत्ता परिवर्तन हुआ, यहाँ तक कि माइग्रेंट इशू पे कि हम अपने देश में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेंगे या नहीं लेंगे, इसके ऊपर सत्ता परिवर्तन हो गया। पूरी पूरी कैबिनेट ने एक बार में रिजाइन कर लिया, मतलब पीछे कोई पॉलिटिकल प्रेशर था। तो अब मॉरल कंपास की बात आती है तो वो तो कहीं था नहीं। जिस तरीके की चीजें अब चल रही हैं, कंसोर्शियम और बड़े देश बनने का समय आ चुका है, गणराज्य बनने का समय आ चुका है, क्योंकि एक राष्ट्र जो एक छोटा सा हो, उसकी पॉपुलेशन कम हो, उसका सर्वाइवल मुश्किल है। अगर सारे ज्यूज खाली इजराइल में रहते होते तो कब का इजराइल खत्म हो चुका था। ये तो अच्छा है कि वो सारे भटके हुए हैं। ओके, कुछ इधर कुछ उधर रह रहे हैं। और एक ज्यू हैं, उन्होंने बड़े चैनल पे आकर के कहा था कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का डेटा इसराइल को भेजते रहते हैं, हम कभी भी उस देश के खिलाफ अटैक में पार्टिसिपेट नहीं करते। इस तरह से हम उस देश में रहते भी हैं और हम अपने इसराइल के लिए काम भी करते रहते हैं, यहाँ की सारी जानकारियां उधर भेजते रहते हैं।
तो आप समझ जाइए कि अगर कभी ज्यूस जर्मनी से भगाए गए थे, वर्ल्ड वॉर वन में तो नहीं भगाए गए, टू में भगाए गए थे, तो क्यों भगाए गए थे? हर चीज के पीछे एक कारण होता है, एकदम से किसी अकारण कोई घटना नहीं होती। तो अभी क्या हो गया है कि इस महाशक्तियों के पागलपन के कारण, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को अगर सत्ता में रहना है तो डीप स्टेट को बदले में कुछ देना पड़ेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप बदले में कुछ नहीं देते तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और अमेरिका को देखने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए कुछ डील्स उनको, कुछ वक्तव्य उनको, कुछ काम उनको इस तरह डीप स्टेट को खुश करने वाले करने पड़ेंगे जब तक उनका सत्ता पे एकाधिकार नहीं आ जाता। तो इस बीच इनकी जो भी युद्ध की घटनाएं रही हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है रशियंस को। रशियन का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो $70 बिलियन को पार कर गया है और आगे उनके यहाँ ऑर्डर्स लाइंड अप है, उनकी फैक्ट्रीज फुल प्रोडक्शन मोड पे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका की हेजेमनी से लड़ना है तो अमेरिकन वेपन से तो लड़ नहीं सकते, तो आपको चाहिए रशियन वेपन। इसलिए जो है रशिया के पास बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं और यूक्रेन के युद्ध के बहाने अमेरिकन डीप स्टेट का जो आर्म्स लॉबी थी उसने अपने पैर में खुद ही गोली मार ली है, क्योंकि उनके वेपन कितने अच्छे हैं इसका साफ साफ प्रदर्शन हो गया। आपने वहां पर 4 साल में देख लिया कि अमेरिकन वेपन उसमें सुपीरियर है, तो अब जिसको पैसे देके वेपन खरीदना है वो सुपीरियर वेपन खरीदेगा, नंबर वन। सेकेंडली, अमेरिका के जितने वेपन होते हैं वो जैसे इराक में प्रदर्शन कर दिया उनका, वेनेजुएला में प्रदर्शन कर दिया उनका, तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या वाकई में वहां पर वो मतलब युद्ध क्षेत्र में काम कर सकते हैं? वो प्रदर्शन यूक्रेन में हुआ जहां पर वो उतने कारगर नहीं सिद्ध हुए। तो अच्छा, उसके बाद एक वो कंडीशन आती है, आप मेरे F-16 यहाँ नहीं यूज कर सकते, यहाँ नहीं यूज कर सकते, वहां नहीं यूज कर सकते, हम उसको जो है इंटरनेट ब्लॉक कर देंगे, हम जैसे चिनूक का है, हम उसका फैन रोटेटर ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। तो आपने मुझसे वेपन तो खरीदे हैं, पर इसका कोर कमांड मेरे ही पास है। तो हमने खरीदे हैं या लीज पे लिए हैं ये खुद सोच लीजिए, क्योंकि ओनरशिप तो उनकी हमेशा से थी, है और रहेगी। कंडीशंस उसके साथ इतनी अटैच्ड हैं कि वो वैसे ही आधे समय बेकार हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम F-35 लेंगे तो हम क्यों लेंगे अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं कर सकते? सबसे पहली यही कंडीशन है। क्यों? पाकिस्तान F-16 लेकर के बैठा हुआ है, हम F-35 लेकर के क्या करेंगे? शो पीसी तो है, तो तुम्हारी वॉर इंडस्ट्री चलाने के लिए मैं अपने पैसे खर्च क्यों करूं? राइट? या तो मैं अपना वेपन यूज करूंगी जो हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, तेजस यूज करेंगे, सुखोई यूज करेंगे, रफाल यूज करेंगे, हम F-35 क्यों लेंगे? लेकिन जैसे जैसे अमेरिकन रशियन आर्मी के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बिचौलिए का काम, मिडिल मैन का काम करना शुरू किया है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाना शुरू किया, देखो JF-17 है ना जो चाइना के, वो भारत के खिलाफ यूज हुआ, वो तो मालूम है भारत कितनी बड़ी ताकत है, इसलिए JF-17 वो बेच रहे थे। अब तुर्की में बैठ करके उन्होंने लीबिया को बेचे और लीबिया का आर्मी चीफ प्लेन एक्सीडेंट में गया। ठीक, अब वो और देशों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये पनौती कितने वेपन बेच करके क्या कुछ कमा पाएगी। सीपक के पैसे चाइना ने वापस मांगना शुरू कर दिया, उनको धमकी दे दी है कि आगे की बात करने से पहले अपने पुराने कमिटमेंट्स पूरे करो। तो अब ये किस तरीके से पुराने कमिटमेंट्स पूरे करेंगे? मतलब इनको पैसे ला करके सीपेक में लगाने होंगे, सीपेक जो भी है उसे पूरा करना पड़ेगा, चाइना को उसका कर्जा वापस करना पड़ेगा, उसके जो ब्याज है वो चुकाने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं पाकिस्तान यहाँ पर क्या करता है। ओके, दूसरी चीज क्या हुई इस पूरे एपिसोड में, ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो बहुत पॉपुलर हो गए। चाहे हूती को दे दो तो वो यूएसएस जो अमेरिकन शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, उनके खिलाफ बहुत कामयाब हुए। तो 2 लोगों की, 3 लोगों की बहुत अच्छे से इसमें वेपन डीलिंग हो गई, भारत, ईरान और रशिया। और ये तीनों एक जगह कहाँ मिलते हैं? यस, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में ये तीनों मिलते हैं। तो जो अब ईरान के ऊपर
एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, तगड़ा अटैक करेंगे। अभी तक जो इनका एक लेफ्ट का एक टिपिकल फॉर्मूला है ना, कि अभी जो शर्जील इमाम के केस में चल रहा है, वो ये है कि शर्जील इमाम ने कहा ही तो था, कुछ किया तो था नहीं, तो केवल कहने को आप राष्ट्रद्रोह बना करके उसके ऊपर 5 साल आप उसे बंद नहीं कर सकते। तो भाई ईरान ने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, उसके पास तो, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि उसने ऐसा किया हो, राइट? तो फिर किस हिसाब से आप ईरान में एक विप्लव करा रहे हैं? दूसरी चीज, आपने किस हिसाब से ईरान को सजा देने की सोच दी? ईरान ने अभी तक एक भी देश को एनेक्स करने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ अपना तेल यूएस, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है, इसलिए अपना तेल यूएस डॉलर से बाहर बेचने की कोशिश कर रहा है। ये गुनाह है? नहीं, राइट? तो अब क्या है, जो यूएस के या डीप स्टेट के वहां पे प्रोटेस्टर्स हैं जो इस तरीके से पूरे ईरान को जला रहे हैं, वेंसडे से अ, उनको खुले आम फांसी दी जाएगी, और ये डीप स्टेट के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा झटका साबित होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी तक क्या था कि आपने दंगा फसाद किया, माइनर सजा हुई, जेल में बंद हुए, पैसे आ गए, कोई बात नहीं। उस पैसे से जो है जेल के अधिकारियों को सेट किया, थोड़ा कंफर्टेबल जेल टर्म काट करके आप बाहर आए और मजे से जीते रहे। इट्स अ विन विन सिचुएशन, ओके। आप अगर जान चली जाए और प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाए, तो इन प्रोटेस्ट में भाग लेने कौन आएगा? डीप स्टेट अपने पैसे लेकर के बैठा रह जाएगा, मुश्किल से ही लोग आएंगे, इतनी बड़ी संख्या में आएंगे नहीं। जब बड़ी संख्या में नहीं आएंगे तो प्रोटेस्ट नहीं हो पाएंगे, और देशों में अनरेस्ट नहीं फैल पाएगा। आंदोलन जीवी शब्द याद है? राइट। तो इस तरीके से ये जो आंदोलन जीवी हैं, ये बेरोजगार हो जाएंगे, वैसे ही जैसे भारत में हुए थे, और इसका सुपरिणाम पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि इसमें सत्ता परिवर्तन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप आंदोलन के बहाने अपराधियों को भीड़ में घुसा करके तरह तरह के अपराध नहीं करा पाएंगे, जो अनडिजायरेबल हैं आपके लिए, उनकी हत्या नहीं करा पाएंगे, फोर्स यूज नहीं कर पाएंगे, और देशों में शांति स्थायित्व आ जाएगी, सिविल वॉर और टेंशन इन सब की कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो डीप स्टेट की हर राष्ट्र में पकड़ कम से कम उत्तर होती जाएगी। जब आंदोलन जीवी, ठीक है, थोड़े दिन जो ये प्रेस है वो गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, पर दो कलम चलाने से ग्राउंड रियलिटी पे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में माइट है, वो कहते हैं ना, माइट इज राइट, वीर हो गया वसुंधरा, आप अपने दम पर चलेंगे। अब अमेरिका ट्रम्प के बारे में सारी दुनिया कह रही है, आधे लोग उनको जो है पागल, कोई सरफिरा, कोई कुछ भी बता रहे हैं। कुछ फर्क पड़ा अमेरिका को? कुछ फर्क पड़ा ट्रम्प को? डीप स्टेट के ऊपर अब सब लोग खुल के बोलते हैं, हम भी बात कर रहे हैं इस समय। डीप स्टेट को कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो कलम चलाने से, 4 वीडियो बनाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मासस को पड़ता है, जो इस बारे में अवेयर हो जाती है, फिर इनके ऊपर कार्यवाही में वो अपने देश का, अपने हित का साथ देती है। और ये फर्क पड़ेगा जब इस तरह के प्रोटेस्टर्स हटेंगे, जनता को एक जानकारी मिलेगी, और वो अपने राष्ट्र के साथ आएंगे। ईरान वो देश है जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की की है, जबकि इस ईरान के साइंटिस्ट को और ईरान के आर्मी चीफ्स को इसराइल समय समय पर खत्म करता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनकी न्यूक्लियर ज्यादा क्यों चलती है? ईरान हमेशा से कहता आया है, हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने यहाँ बिजली और इन सब चीजों में यूज करना चाहते हैं, ये भी अपराध नहीं है। और अभी तक ईरान ने कोई भी परमाणु बम नहीं बनाया। तो ईरान परमाणु बम बना लेगा, इसलिए आपने ईरान को सजा देनी शुरू कर दी, और उससे ज्यादा अनस्टेबल, उससे ज्यादा पागलपने का जो देश है वो पाकिस्तान, उसको स्वयं जा करके दे दिए। तो ये जो याद स्टिक है ना, वो शुरू से ही क्रूकेड है, कि हम पाकिस्तान को अलग तरह से नापेंगे, क्योंकि उसका यूज हम कर सकते हैं भारत को चोटिल करने में, और ईरान को अलग तरीके से मापेंगे, क्योंकि वो भारत के इंटरनेशनल कॉरिडोर में चाबहार ये सब जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, गल्फ ऑफ होमरूज में
ईरान का दबदबा है, वहां पर जो है तेल के आयात पे फर्क पड़ेगा। तो जो ईरान कर रहा है वो गलत कर रहा है, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया। हम उसे सैंक्शन करेंगे, बॉम्ब करेंगे, सजा देंगे, वगैरह वगैरह। ये पाकिस्तान हर जगह गलत कर रहा। खुद आप अपने देश में एक एक पाकिस्तानी की मतलब ये कह लीजिए कि आप जानते हैं किस तरीके की जांच होती है और किस तरह की तहकीकात होती है। एक पाकिस्तानी नेशनल को कोई एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देता, ये हालत है। उस देश को आप खुद अपने हाथ से मजबूत करेंगे। खाली न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं देंगे, आपने उसको पनडुब्बियां दिए, आपने उसको टैंक्स दिए, आपने उसको हर तरह के वो हवाई जहाज दिए, आपने हर वो टेक्नोलॉजी जो दी जा सकती थी पैसे दिए, और आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिए। वहां के ख्वाजा आसिफ खुद ही कहते हैं कि हम 30 साल से अमेरिका का डर्टी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको पाल पोस रहे, पनपा रहे हैं ताकि वो आपका डर्टी जॉब कर सके, और सजा ईरान को दे रहे हैं। एनीवे एक इस लड़ाई का फैक्टर और भी निकल के आया है, जो आ, है यूएस वर्सेस चाइना। सबको मालूम है वेनेजुएला से तेल आ रहा था, ईरान से तेल आ रहा था, और रशिया से तेल आ रहा था। वेनेजुएला खुद टेक ओवर कर लिया, ईरान को चोक कर दिया कि वहां से तेल का टैंकर निकलना मुश्किल हो जाए, बाय लैंड बाय सी, दोनों तरह से। और उसके बाद अब जो है बीजिंग को चोक किया जा रहा है। और रशिया और चाइना में कोई बहुत ज्यादा बनती है ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी बीच में ट्रेड डिस्प्यूट है। ईस्ट चाइना सी में एक एरिया है व्लादिवोस्टॉक, उसको लेकर के, राइट। अब क्या है डोवाल साहब, ऐसे में जब चाइना के पास देखिए कोयला पहले ही हम खा गए उसका, कारमाइकल माइंस अडानी की है। और वहां से जो उच्चतम क्वालिटी का ऑस्ट्रेलिया से कोयला है वो सीधे भारत आता। आपको याद होगा ना, कोयला 4 दिन का कोयला बचा है, ये सब हंगामे हुए थे। वो हंगामे इसलिए हुए थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बताना भूल गए 4 दिन का कोयला चाइना में बचा है। भारत के पास तो नए रैक्स कोयले के उस समय आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, फर्स्ट बैचेस आने शुरू हुए थे। एनीवे, तो आप वहां पर जो है थर्मल पावर जो स्टेशंस थे वो कोयले पे चलते थे, कोयला हम भारत ले आए। अब दूसरी चीज वहां पर जो चल रही थी वो डीजल है, तेल है, वो वेनेजुएला और ईरान के थ्रू ब्लॉक हो गया। अब डोवाल साहब चाइना को एक नए लेवल से मैनेज करने के लिए गए हुए हैं। नतीजा समय आने के साथ देखा जाएगा। चाइना को हमें अपने साथ रखना है ताकि कोई मिस एडवेंचर चाइना भारत में ना करे। चाइना म्यांमार के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू काफी सारा ऑपरेट कर रहा है। हम चाइनीज मिसाइल देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय, चाइनीज सैटेलाइट देख चुके हैं, और उसके बाद अभी ताइवान के ऊपर भी वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे इंडो पैसिफिक में प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरी चीज, जो चाइना ताइवान से हमारा टाई अप होगा वो भी बेटर हो सकता है। थर्ड थिंग इज कि चिप इंडस्ट्री पे चाइना का कब्जा इज डेंजरस फॉर इंडिया। ओके, तो फ्यूचर कंपटीशन हम भी कोशिश करेंगे कि ना हो, ताइवान इंडिपेंडेंट रहे, सो दैट चाइना हम पर हावी होने की कोशिश ना कर पाए। तो ये एक एंगल चल रहा है। इसके अलावा जो ईरान में एक और चीज हो रही है वो बड़ा खूबसूरत प्रदर्शन है। वो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम हमारा ओरिजिनल धर्म नहीं था, हम ज़ोरास्ट्रियंस थे, और हम सत्य की पूजा करते थे, सच बोलते थे और सत्य की साधना करते थे। ये अचानक ये टॉर्चर करने वाला, ग्रिप करने वाला, भय फैलाने वाला, अल्लाह से डरो, अरे भाई अल्लाह को प्यार क्यों ना करो? जब वो आपकी सिंगल डे की है तो उन्हें प्यार कीजिए, पिता समान समझिए, वो आपके ऊपर रहमत लुटाएंगे, कृपा करेंगे। डरने की क्या जरूरत है, राइट। तो इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो अपना शिफ्ट इस्लाम से ज़ोरास्ट्रिज्म पर ले जा रहे हैं। और लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि आर्यन एक्चुअली नाम था, और ये सनातन संस्कृति का केंद्र था, भारत का भाग था। वहां पर श्री गणेश की हेरम्ब स्वरूप में मूर्ति वगैरह मिली है, और काफी ईरान में जो कल्चर है वो भारत से मिलता जुलता है और बिल्कुल भारत से सटा हुआ है। एक्चुअली हम लोग भारत को देखते हैं जो आज की भारत की बाउंड्रीज हैं, लेकिन भारत की सीमाएं आज यहाँ पर हैं।
फिर आप थोड़ा-सा पीछे जाइए 1900s में, जब हाइफ़ा पोर्ट के लिए लड़ाई हुई थी, तो वो भारतीयों ने इसलिए लड़ी थी कि वो भारत का भूभाग था। उसके लिए जो ब्रिटिश रॉयल आर्मी के अंडर में भारतीय सिपाही थे, जान देने के लिए तैयार थे कि ये हमारे लोग हैं। तो ईरान तो बीच में आ गया ना, तो काफ़ी ये भारत का ही भाग था, अंग्रेज सँभाल नहीं पाए तो अलग करते गए। जनपदों के फॉर्म में हम ज़रूर बँटे हुए थे, तो आज भी राज्य हैं, अमेरिका में भी हैं। जो लोग राज्य के होने की को लताड़ते हैं, एकता नहीं है, ये सब मानते हैं, तो उनको ये जानना चाहिए कि अमेरिका में भी 50 स्टेट्स हैं, ओके? मतलब सेंट्रलाइज़ सिस्टम होना चाहिए, लेकिन उसमें भी पावर पॉइंट्स होते हैं। तो उसी तरीके से आर्यन करके ये एरिया ये अलग था। तो अब ये वापस अपने उसी चैप्टर पे जाना चाह रहे हैं। ईरान फर्स्ट चैप्टर है जो नेशनल स्केल के ऊपर इस्लाम को छोड़ने की बात कर रहा है। वहां पर मुल्ला मौलवी होना और क्लेरिक के कपड़े पहन करके निकलना अब एक डेंजरस चीज हो गई है। तो वो जो एक जकड़न थी बुरके की, इन सब चीजों से ईरान धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ईरान में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो गया है। वो जो लिबरल होना चाहते हैं और वो जो अपनी पकड़, अपनी जकड़ बनाए रखना चाहते हैं। शिया वर्सेस सुन्नी वगैरह तो आप देखते रहे। अब आप जो है मौलाना वर्सेस कॉमन folk, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम, ये देखेंगे। ईरान इस दूरी को भी बहुत तेजी से तय कर रहा है। वैसे भी आप देखिएगा सऊदी अरब वगैरह कई जगह पर आप देखिएगा, तो जब सीवर लाइंस चोक होती हैं तो उसमें कुरान निकलती है। लोग इसे अपनाना नहीं चाहते, इससे दूरी बना रहे हैं। वो जो मियाद थी 1400 साल की, वो पूरी हो रही है। ओके। अब यहाँ पर शर्जील इमाम के बहाने आरफा खानम शेरवानी काफी उपद्रव मचा रही हैं। तो मैं एक ही बात उनसे पूछूंगी, बीबी आपका बुर्का कहाँ है? आप तो पहले ही खारिज हो गई। मस्जिद में आपको एंट्री नहीं मिलती, उसकी आप बाउंड्री पे खड़े होकर के फोटो खिंचा करके खुश हो जाती हैं। ठीक है? तो पहले जो इस्लाम जो मनवाना चाह रही हैं, जिसके लिए खड़ी हैं, उसको तो फॉलो कर लीजिए, फिर शर्जिल की भी बात कह लीजिएगा। और अगर किसी के बात कहने से आप लोग भड़कते हैं और गलत काम करते हैं, तो उसको तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कड़ी सज़ा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेन काट दिया जाए, सर काट दिया जाए, हेडलेस चिकन कुछ नहीं कर सकता। हाँ, होंगे स्लीपर सेल बहुत सारे, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तो वो वहीं खत्म हो जाएँगे। लेकिन ये बात आरफ़ा खानम शेरवानी को कोई भी नहीं सँभाल सकता, समझा सकता। अब अगली मुसीबत आ रही है एलन मस्क के ऊपर। अपनी सैटेलाइट के दम पे इन्होंने काफी दादागिरी दिखा दी। रशिया ने इनको धमकी दी कि अगर तुम यूक्रेन के युद्ध में यूरोप की सहायता करोगे, हम तुम्हारे सैटेलाइट शूट डाउन कर देंगे। मस्क भैया किनारे हो गए, कोई उन्होंने मिस एडवेंचर नहीं किया। वेनेजुएला में आपने देखा, वेनेजुएला इतना बड़ा देश नहीं था कि इनको धमका सके, तो इन्होंने अपने सैटेलाइट वगैरह की सारी हेल्प दी अमेरिकन को, ताकि वो वहां पे वेनेजुएला में अटैक कर सकें। ओके। अपने प्लेटफॉर्म्स के, भाई एक समय ट्विटर के ऊपर ट्रम्प ही बैन थे, जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो ये जो सोशल मीडिया जो सिलिकॉन वैली बेस्ड है, इसका एक गंदा चेहरा सामने हमेशा से था, पर अब ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में आ रहा है। अभी तक ये ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए एक मैसेजिंग सेंटर था, अब ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है। वेनेजुएला इसका फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट एग्जांपल था, और कोई अब नहीं चाहता कि इस तरीके से हो। अभी हम लोगों ने जम्मू में देखा कि सैटेलाइट फोन एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। ऑफ कोर्स ये स्टारलिंक के सैटेलाइट फोन्स होते हैं। इससे पहले एक कपल था जिसने भारत के उत्तर पूर्वी भाग में यूज किया। बहुत सारे सैटेलाइट फोन इन्होंने बांग्लादेश में बांटे हैं। और जब 5,500 किलो की ड्रग्स आ रही थी, उसमें भी एलॉन मस्क का स्टारलिंक का सैटेलाइट फोन मिला था। तो सवाल ये उठता है एंटी इंडिया गतिविधि के लिए, एंटी वेनेजुएलन गतिविधि के लिए, और साहेल में इनके काफी सैटेलाइट फोन्स यूज होते हैं ताकि वहां पर आतंकवाद जारी रहे। इन सब के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, कोई एक कंपनी जिम्मेदार है, तो एलॉन मस्क और उसकी स्टारलाइट है।
क्या इसे छोड़ दिया जाना चाहिए या इंटरनेशनली बैन करना चाहिए, ये देखने वाली बात है। और इसी में अगला चैप्टर क्या होता है कि आपके यहाँ जो जोहो था, उसके सुब्रमण्यम साहब को एक गंदे डिवोर्स केस में इसलिए फंसाया जा रहा है कि उनकी कंपनी में फंड क्रंच हो और वो बंद हो जाए, ताकि ऑल्टरनेट सोशल मीडिया जो धीरे धीरे तैयार हो रहा है वो ना हो पाए। एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि आपके आप यूज तो गूगल करते हैं अपने नेविगेशन के लिए। जी नहीं, अब नाविक यूज होता है, इसलिए नेविगेशन हमारा मूव कर गया है, सोशल मीडिया हमारा मूव कर रहा है, बाकी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैनेज होंगी। तो ट्रेंड बदल रहे हैं, और जो आप ये कह लीजिए ग्रेट पावर्स हैं, दे विल नॉट रिमेन सो ग्रेट इन अ लॉन्ग टर्म। उन सब चीजों से युद्ध चल रहा है। ग्रीनलैंड इसमें एक अगला चैप्टर साबित होगा। हाईलाइट इस समय ईरान के ऊपर है, हाईलाइट इस समय ग्रीनलैंड पे है, और बोलीविया शांति से ये लोग ले लेंगे या कुछ कमाल कर पाएंगे। बहरहाल यूएस चाइना को एनसर्कल कर रहा है, एक तरह से ये भारत के लिए अच्छी खूबसूरत तस्वीर है। फिर हमें चाइना के साथ थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा। हमें चाइना से थोड़ा खतरा है, ये हम मानते हैं, मिस एडवेंचर चाइना करेगा, ये हम जानते हैं, लेकिन एशिया में एक बड़ी शक्ति को यूएस के डीप स्टेट के हाथ सरेंडर नहीं किया जा सकता। ये हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए खराब होगा। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, और चीन अभी तक यूएस से इंडिपेंडेंट था। अगर चीन और यूएस मिल जाएंगे तो हमारी मुसीबत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए चीन को यूएस से अलग रखते हुए चीन को वेंटिलेटर पे जिंदा रखना हमारी मजबूरी हो जाती है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आ, अपने कमेंट्स में बताइए आप और क्या सुनना चाहते हैं। एक शाम का लाइव हम बांग्लादेश और बंगाल के ऊपर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।